अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास का जनरल साइंस द सेल, इसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन सेल्स। अभी तक जो है बेसिक फीचर्स हम सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेल्स के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपको प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस वहाँ पे भी होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसी तरह प्लांट सेल्स जो हैं उनमें कॉमन है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स। ये हैं बेसिक फीचर्स सेल्स। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, इसमें कॉमन क्या है। इसी तरह प्लांट सेल्स के बीच में जो कॉमन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है। तो ये हैं कॉमन फीचर्स जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो शेप या जो साइज़ इन सेल्स का होता है या उनके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती है। और ये वेरिएशन जो है ये डिपेंड करता है कि सेल की क्या फंक्शन है। जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमूबा, इसी तरह दूसरा है पैरामीशियम, इसी तरह इगुलिना। ये तीनों जो हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है, इनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं, यानी न्यूट्रिशन का मामला है, खाने पीने का मामला है, या फिर डाइजेशन का जो है वहाँ पे होता है, या इसी तरह रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, ये एक ही सेल के अंदर होता है। तो ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो लाइफ प्रोसेस हैं वो एक ही सेल के अंदर कैरीड आउट होते हैं। इसी तरह जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे जो है वहाँ पे आपको अलग अलग सिस्टम्स मिलते हैं, उनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यू सिस्टम। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, ये सब के सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फ्रॉग है, वुल है, टाइगर है, इसी तरह स्पाइडर वगैरह, कुछ फिश है, बटरफ्लाई है, ये सब के सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे भी आप कुछ इंसेक्ट्स देख सकते हैं, फिश है, प्लांट्स, ट्रीज़, इसी तरह इंसान भी इसमें आता है, ह्यूमंस। इसी तरह फ्लावर्स हैं, यहाँ पे एक और है जिसको जेलीफिश बोलते हैं। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनके अंदर जो ये सेल्स जो ये फंक्शंस हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन की फंक्शन हो, रेस्पिरेशन हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, इनके लिए अलग अलग सेल्स, अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं। हर हर ऑर्गन में एक टिश्यू सिस्टम होता है, और टिश्यू सिस्टम में जो है अलग अलग किस्म की सेल्स काम करती हैं, और काम के हिसाब से ही, फंक्शन के हिसाब से ही उस सेल की जो है उसकी शेप डिपेंड करती है, उसका साइज डिपेंड करता है, और बाकी उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो डिपेंड करता है। और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेल्स जो हैं एक ही किस्म के काम नहीं करते। हर सेल को अपना अपना एक फंक्शन होता है, अपना अपना एक काम होता है। इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल आपके लिए लाई है, एक ऑर्गेनिज्म है, इंसान की हमने मिसाल ली है। यहाँ पे एक ऑर्गन सिस्टम आप देख सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मतलब इसमें स्टोमक आता है, इसोफेगस आता है, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं। इनके अंदर जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर स्टोमक सेल्स की बात करें, वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स मिलेंगे। अगर हम लाइनिंग की बात करें, इंटरनल लाइनिंग कुछ ऐसी है जहाँ से हमें सिक्रेशन भी मिलती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स वगैरह वो सिक्रेट करते हैं, तो उनकी शेप, उनका साइज़ जो है वो अलग होता है। इसी तरह इसी लाइनिंग में हमें मसल सेल्स भी मिलती हैं, जो हमारे फूड को आगे पीछे धकेलते रहते हैं, जो इस फूड को आगे मूव करा देते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स जो हैं
पाई जाती हैं और जो लाइनिंग में इसकी इंटरनल लाइनिंग में जो सेल्स पाई जाएंगी उनका नंबर और उनकी शेप जो है अलग होगी। इसी तरह जो स्टमक के अंदर जो ये मसल सेल्स होंगी उनकी शेप और उनका साइज जो है वो अलग किस्म का होगा। इसी तरह यहाँ पे एक ऑर्गन यहाँ पे है लिवर। लिवर को आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेल्स होंगी वो डिफरेंट टाइप्स होंगी। इसी तरह जो है हर एक सेल का जो है अपना अपना एक काम होता है। तो जो ग्रुप जो है सेल्स का जिनमें जो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई खास जॉब करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनकी शेप, साइज़ और उनके जो बाकी फीचर्स हैं ये उनके फंक्शन पे ही डिपेंड करती है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी देखना चाहेंगे सेल नंबर की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्स के बने हुए होते हैं, जैसा कि हमने एमोबा, पैरामीशियम और यूग्लिना के बारे में अभी देखा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल के बने हुए होते हैं, यानी एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें सेल्स का जो नंबर होता है, सेल्स की जो तादाद होती है वो भी वेरी करता है। ये कुछ हंड्रेड से लेके मिलियंस तक हो सकती है, यानी सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं या लाखों करोड़ों तादाद में भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक एल्गी की हमने ये एग्जाम्पल ली है जिनमें कुछ 100 सेल्स पाए जाते हैं। इसी तरह जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर करीब करीब 2000 मिलियन सेल्स, यानी करीब करीब 20 अरब सेल्स पाई जाती हैं। अब है सेल साइज की बात। कुछ प्लांट और एनिमल सेल्स जो हैं उनको हम आँखों से देख सकते हैं, वो आगे जाके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। अलबत्ता अक्सर सेल्स जो होती हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक ऑस्ट्रिच एग जो होता है ये सबसे बड़ा जो है एनिमल सेल पाया जाता है। ये है एक नॉर्मल एग, हेन एग जिसको हम कहते हैं, और ये है एक ऑस्ट्रिच एग। और ऑस्ट्रिच एग जो है ये एनिमल सबसे बड़ी एनिमल सेल मानी जाती है। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये है हेन एग यानी मुर्गी का अंडा, और ये है एक ऑस्ट्रिच का अंडा। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि ये सेल कितनी बड़ी है। इसी तरह जो सबसे छोटी सेल अभी तक देखी गई है वो एक बैक्टीरियम की सेल है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो ये है माइकोप्लाज्मा जो अभी तक सबसे छोटी सेल पाई गई है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जैसे मैंने कहा कि एल्गी है, कुछ एल्गीज हैं जैसे एस्टाब्युलेरिया, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि करीब करीब 10 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। यहाँ पे इसकी हमने एक इमेज लाई है, ये है एस्टाब्युलेरिया। तो ये करीब करीब जो है 10 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और ये सिंगल सेल है। याद रखिए ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह कुछ फाइबर प्लांट्स हैं जैसे जूट है, हेम्प है, उनके अंदर जो है जो सेल्स हैं कुछ सेंटीमीटर तक भी लंबी हो सकती हैं। यहाँ पे है एक ये जो है जूट सेल की जो है एक इमेज दी गई है, तो ये कुछ सेंटीमीटर तक भी लंबी हो सकती है।
इसी तरह हमारी बॉडी जो है, इंसान का जो जिस्म होता है, उनके अंदर जो है सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो तकरीबन तकरीबन 90 माइक्रोमीटर्स जो है उसकी लेंथ हो सकती है, जैसे एक जो जो है नर्व सेल है। तो इसी तरह जो कुछ नर्व सेल्स जो होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो कुछ मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं, और ये है शेप एक न्यूरॉन की। ये कुछ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में 1 मीटर से ज़्यादा लंबी हो सकती हैं। तो ये है साइज़। इसी तरह कुछ ब्लड सेल्स जो हैं, हमारे ब्लड में कुछ सेल्स हैं जो बहुत छोटी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेटलेट्स हैं, यहाँ पे जो आप ये वाइट कलर की जो आप देख रहे हैं सेल्स, ये हैं प्लेटलेट्स। और एस्टिमेट लगाया जाता है कि रेड ब्लड सेल के मुकाबले में इसका साइज़ 20% का होता है। इसी तरह जो एक लिविंग आरबीसी है, यानी लाइव, जो अभी ज़िंदा है, क्योंकि आरबीसीज जो हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो मर जाती हैं। तो एक ज़िंदा आरबीसी का जो साइज़ होता है वो 90 माइक्रोन्स डायमीटर में होता है, सॉरी 9 माइक्रोन्स डायमीटर में होता है। ये है एक आरबीसी, तो ये 9 माइक्रोन्स तक इसका जो है डायमीटर हो सकता है। इसी तरह कुछ बाकी सेल्स हैं, जैसे किडनी की सेल है या लिवर की सेल है, इसी तरह इंटेस्टाइन्स की सेल है। इनका जो साइज़ है या इनका जो डायमीटर है वो 20 से 30 माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर्स तक हो सकते हैं। याद रखिए कि 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन जो होता है वो 1 मीटर का 10 लाख हिस्सा होता है। यानी 1 मीटर के 10 लाख हिस्से कर दीजिए तो 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन बन जाता है। या अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर का जो है उसके 1000 हिस्से कर दीजिए तो वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर बन जाता है या 1 माइक्रोन के बराबर होता है। अब जो हेन एग जो होता है, यानी मुर्गी का अंडा जो होता है, इसमें हम देखने की कोशिश करें इसके अंदर क्या होता है। इसमें आपको मेनली जो है 3 पार्ट्स मिलते हैं। एक है शेल, ये जो आप देख रहे हैं शेल। इसी तरह अंदर जो येलो पार्ट इसका होता है इसको योक बोलते हैं, और ये जो वाइट पार्ट आपको दिखाई देता है इसको एल्बुमिन बोलते हैं। ये जो चलाज़ा जो है ये एक थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्पाइरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो दोनों तरफ से योक के दोनों तरफ से हमें मिलता है। इसका काम है कि ये योक को सेंटर में बनाए रखता है। और जो ये एल्बुमिन होता है ये प्रोटीनेशियस होता है, और जो योक होता है इसके अंदर फैट्स और बाकी जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। और ये जर्मिनल डिस्क या जिसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं, तो यहाँ से जो है जब एग हैचिंग शुरू हो जाती है, जब मुर्गी इसको हैच करना शुरू कर देती है, तो यहाँ से जो है एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जर्मिनल डिस्क में जो है एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, जिससे चूज़ा बनने की शुरुआत होती है। अब शेप के बारे में यानी सेल की जो है क्या शेप हो सकती है, और सेल्स की जो है दे आर ऑफ डाइवर्स शेप्स, यानी सेल्स में बहुत मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एमोबा और डब्ल्यूबीसी की बात करें, इन सेल्स की कोई शेप ही नहीं होती है, क्योंकि जब जो ये एमोबा जब मूव करता है तो मूव करने में जो है सीडोपोडिया की वजह से इसकी शेप एक जैसी नहीं रहती, तो इसकी शेप जो है बदलती रहती है। इसी तरह डब्ल्यूबीसी जो है हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। इसका काम है फॉरेन पार्टिकल पर अटैक करना। जब ये फॉरेन पार्टिकल पर अटैक कर लेती है तो उस वक्त इसकी शेप जो है चेंज होती रहती है, क्योंकि ये उन चीज़ों को जो है इंगल्फ कर देती है, या जिसको हम फैगोसाइटस बोलते हैं, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान इनके अंदर मूवमेंट पैदा हो जाती है, जिससे इनकी शेप जो है एक जैसी नहीं रहती है। इसी तरह
जो है जो अक्सर सेल्स पाई जाती हैं, वो अपनी जो है शेप जो है वो मेंटेन कर लेते हैं जब तक वो एग्जिस्ट कर लेते हैं। और ये शेप जो है वो ये डिपेंड करता है कि सेल की क्या फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक नर्व सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नर्व सेल का जो काम है, इसका काम है कंडक्शन, यानी ये इम्पल्स कंडक्ट करती है, या हम कहेंगे कि ये जो है सिग्नल ब्रेन की तरफ ले जाती है, या ब्रेन से ह्यूमन बॉडी या बॉडी के किसी भी जो ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाना जो है इसका काम है। तो इसकी शेप उसी हिसाब से, इसी तरह ब्लड सेल का जो है इसका जो है शेप जो है इसकी फंक्शन पे डिपेंड करता है। इसी तरह मसल सेल्स जो हैं ये भी जो है अपने फंक्शन पे ही डिपेंड करती है इसकी शेप क्या रहेगी। इसी तरह यहाँ पे कार्डियक सेल्स हैं, इसी तरह लिवर सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, ये अपने अपने फंक्शन के हिसाब से इनकी शेप होती है। इसी तरह जो नर्व सेल होती है, एक नर्व सेल को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये लंबी होती है, थ्रेड लाइक होती है। इसी तरह आगे से ये ब्रांचेड होती है, यहाँ से भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी ये ब्रांचेड होती है। तो इससे पता चलता है कि नर्व सेल जो है इसका काम जो है वो है मैसेज कैरी करना, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचानी है। फॉर एग्जांपल, जो हमारी स्किन के अंदर जो नर्व सेल पाई जाती हैं, उनका काम जो है वो है टच को फील करना। यानी फॉर एग्जांपल, किसी इंसान की जो स्किन के ऊपर कोई कीड़ा चल रहा है, इंसान जो है वो फील करता है कि मेरी स्किन के ऊपर कुछ चल रहा है, किसी के चलने की जो है वो महसूस करता है कि स्किन के ऊपर कोई चल रहा है। तो वो जो है वो उस मैसेज को ब्रेन तक जो है पहुंचाने का काम यही नर्व सेल करती है। तो जो मैसेज वहाँ से आती है वो एक सिग्नल की सूरत में आती है, वो इस नर्व के ज़रिए से जो है ब्रेन तक पहुँच जाती है। और ब्रेन से जो ऑर्डर्स आते हैं कि क्या करना है, उसको हटाना है या खुद को झटकना है या कपड़े झटकने हैं, तो उससे ये पता चलता है, वो जो है ब्रेन से वो हमें सिग्नल मिलता है। और इन सब चीज़ों को कैरी करने का काम जो है वो इस नर्व सेल का ही है। तो अभी तक जो है हमने जो है अभी तक ये पढ़ा कि जो है सेल्स जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी तरह फंक्शनल यूनिट्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो भी सेल्स ही हैं। और सेल्स के अंदर जो हैं सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस असल में उन सेल्स के अंदर ही हुई होती हैं, जिसका जो है रिज़ल्ट हम खुद महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम साँस लेते हैं और छोड़ते हैं, और हम इस बात को अच्छी तरह से जो है आम इंसान इसको समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। हम सांस लेते हैं, उसको आम इंसान को नहीं पता कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। अंदर जो है सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, और वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो हम सांस छोड़ने पर उसको एक्सहेल करते हैं। तो ये सारा जो है ये सारी प्रोसेसेस असल में एक सेल के अंदर ही हुई होती हैं, जिसका रिज़ल्ट हम पूरी बॉडी के अंदर देख लेते हैं। इसी तरह जैसे हम कोई काम करते हैं या खेलते हैं, कूदते हैं, इसमें मसल सेल्स का जो काम है, और मसल सेल्स में जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो रेस्पिरेशन के ज़रिए से जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, वहाँ से जो एनर्जी पैदा होती है, उसी एनर्जी को मसल सेल्स यूटिलाइज़ करते हैं, और हम खेल पाते हैं, कूद पाते हैं, या कोई भी काम कर पाते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो सिलेबस के हिसाब से अगली बार हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। थैंक यू।